Electromagnetic induction. What do you mean by electromagnetic induction? तो सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या है। तो इसमें अलग अलग टर्मिनोलॉजी पहले हमें स्टडी करनी है। मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? इट इज मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स magnetic induction is magnetic lines of force passing through unit area। या फिर इसका दूसरा फॉर्मूला होता है F अपॉन I यानी फोर्स अपॉन करंट इंटू लेंथ। इसका यूनिट होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर और टेस्ला। So magnetic induction is magnetic lines of force passing through unit area। इसका फॉर्मूला B is equal to F upon IL, यूनिट न्यूटन पर एम्पियर मीटर और टेस्ला। इससे हम इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। न्यूटन का ये मीटर है लेंथ और एम्पियर का A1। सो डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन M1 L0 T minus 2 A minus 1। This is dimension of magnetic induction। So पहली important quantity। दूसरा magnetic flux। Magnetic flux क्या है? It is dot product of magnetic induction and area vector। एरिया वेक्टर क्या है कि सपोज दैट हमारे पास कोई एरिया है ds। इस एरिया को हमने एक नॉर्मल ड्रॉ करी, उसे बोलते हैं उस एरिया का एरिया वेक्टर। ए नॉर्मल ड्रॉन टू द एरिया इज कॉल्ड एज इट्स एरिया वेक्टर। तो मान लो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यहां से गुजर रहे हैं v बार, वो इससे थीटा एंगल बना रहे हैं एरिया वेक्टर से। तो मैग्नेटिक फ्लक्स d phi इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसे कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एंड एरिया वेक्टर b ds bar, v bar dot ds bar। सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एंड एरिया वेक्टर। तो d phi इज इक्वल टू हम ऐसा लिख सकते हैं d into ds into cos theta, where theta is the angle between magnetic induction and area vector। So d phi is equal to d ds cos theta, या d phi is equal to v bar dot ds bar। ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला। मैग्नेटिक फ्लक्स की दूसरी डेफिनेशन हम इसे ले सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या कहा? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक इंडक्शन। तो यूनिट एरिया में से जाने वाला जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो मैग्नेटिक इंडक्शन है, और गिवन एरिया जो पूरे एरिया में से जाएगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू गिवन एरिया is called as magnetic flux। तो गिवन एरिया में से जाने वाले पूरे लाइंस को मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे और यूनिट एरिया में से जाने वाले को मैग्नेटिक इंडक्शन बोलेंगे। दूसरी डेफिनेशन मैग्नेटिक फ्लक्स के डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एंड एरिया वेक्टर और b ds cos थीटा। अब अगर मान लो ये जो एरिया है इसको मैग्नेटिक इंडक्शन परपेंडिकुलर एरिया को एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर होता ही होता है, इसी को एरिया वेक्टर बोलते हैं। अब मैग्नेटिक इंडक्शन भी परपेंडिकुलर है तो cos थीटा 0 हो जाएगा। इन दोनों में जो एंगल है वो 0 हो जाएगा, तो cos थीटा मैक्सिमम हो जाएगा। जब cos थीटा मैक्सिमम हो जाएगा तो फ्लक्स भी मैक्सिमम हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू v ds, क्योंकि cos 0 1 हो जाएगा। तो मैग्नेटिक इंडक्शन अगर
सरफेस एरिया को परपेंडिकुलर है तो उसमें से जाने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा है। और अगर मान लो मैग्नेटिक इंडक्शन सरफेस एरिया को पैरेलल है तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक इंडक्शन में 90 डिग्री हो जाएगा। cos 90 0, उसमें से कोई भी फ्लक्स बाहर नहीं आएगा। दैट इज टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा। सो जब भी किसी सरफेस को मैग्नेटिक इंडक्शन परपेंडिकुलर होगा तो उस सरफेस में से मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स बाहर आएगा, यानी मैक्सिमम लाइंस ऑफ फोर्स बाहर आएंगे। और जब भी मैग्नेटिक इंडक्शन सरफेस को पैरेलल होगा तो उसमें से एक भी लाइंस ऑफ फोर्स बाहर नहीं आएंगे। इसलिए हम स्टेटमेंट यहाँ पे बना सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स यानी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फ्लक्स is maximum when magnetic induction is perpendicular to क्या surface and minimum when magnetic induction is parallel to surface। के बाद समझ में आई। तो अभी हमने क्या देखा, हमने दो फॉर्मूले देखे। एक तो मैग्नेटिक इंडक्शन का देखा F/I, उसका यूनिट न्यूटन पर एम्पियर मीटर और टेस्ला। दूसरा हमने देखा डी फाई इक्वल टू डी एस कॉस थीटा, और मैक्सिमम जो होता है डी फाई दैट इज बी डी एस। आई बात समझ में? अरे समझे क्या? तो मैग्नेटिक इंडक्शन जो है बी दैट इज इक्वल टू डी फाई मैक्सिमम अपॉन डी एस भी तो लिख सकते हैं हम। मैग्नेटिक इंडक्शन को और अलग से डिफाइन करेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक इंडक्शन इज मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय क्या एरिया, ऐसा भी उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो यहां से अभी ये बात समझ में आई कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक इंडक्शन इनटू एरिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला हमारे पास है। ये मैक्सिमम के लिए, मैक्सिमम केस ए फॉर एरिया। मैग्नेटिक इंडक्शन इज इक्वल टू वीएस की जगह मैंने ये लिया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक इंडक्शन इनटू एरिया। ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्या बात समझ में आ गई? इतना क्लियर है क्या? अब हम जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की तरफ। मान लो फैराडे ने ये डिस्कवर किया है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये हमें देखना है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कौन सी फिनोमेना क्या एक्चुअली है। तो उसके लिए फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट करा, उसका नाम है कॉइल एंड मैग्नेट एक्सपेरिमेंट। फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किया उस एक्सपेरिमेंट को हम बोलेंगे कॉइल एंड मैग्नेट एक्सपेरिमेंट। उसमें क्या है, फैराडे ने एक कॉइल लिया और इस कॉइल को एक वायर से जोड़ के यहाँ पे एमीटर लगा दिया। इसको बैटरी वगैरह नहीं जोड़ी, सिर्फ कॉइल को क्या जोड़ दिया है, एमीटर जोड़ दिया। अब इस कॉइल को एक मैग्नेट के पास स्टेबल रखा, नॉर्थ साउथ, कॉइल एंड मैग्नेट एक्सपेरिमेंट। जब मैग्नेट और कॉइल के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं था तो एमीटर का डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई दिया। जब भी कॉइल और मैग्नेट के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं था, यानी कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा था एक दूसरे से संबंधित, रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, तो इस सर्किट में एमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा था। अगर एमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा तो इस केस में करंट कितना हो जाएगा, जीरो। यानी जब भी कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए एमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मान लो कॉइल को स्टेबल रखते हैं और मैग्नेट को कॉइल की तरफ लेके जाते हैं। जैसे ही हमने कॉइल को स्टेबल किया और मैग्नेट को कॉइल की तरफ लेना शुरू किया तो रिलेटिव मोशन स्टार्ट हुई, और जैसे ही रिलेटिव मोशन स्टार्ट हुई तो यहाँ पे हमें डिफ्लेक्शन दिखाई दी। अब हमने बैटरी तो सप्लाई नहीं की है, पहले स्टेबल था तो कोई भी करंट नहीं था। अब हमने सिर्फ किसकी मूवमेंट करी,
वी जस्ट मूव मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल। तो जैसे ही कॉइल की जैसे ही मैग्नेट कॉइल की तरफ बढ़ा तो रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट हो गया, और जैसे ही रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट हुआ, एमीटर ने क्या किया, रिफ्लेक्शन दिखाया। जितने जोरों से हम लेके जाएंगे उतना जोरों का ज्यादा रिफ्लेक्शन आएगा। अगर मान लो मैग्नेट को हम अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाते हैं इमीडिएट, तब भी एमीटर रिफ्लेक्शन दिखाएगा, और अब की बार वो अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन दिखाएगा। जब हम पास लेके गए तो रिफ्लेक्शन मान लो इस डायरेक्शन में, तो दूर लेके जाते वक्त रिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या समझ में, हमने तो कोई बैटरी नहीं जोड़ी थी, सिर्फ कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन हुआ। अब कॉइल एंड मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन हुआ और सर्किट ने करंट दिखा दिया। तो लॉजिकल सेंस यही बनता है कि हमने अगर बैटरी सप्लाई नहीं की हुई थी तो बैटरी से तो करंट आ नहीं रहा है, तो फिर करंट आया कहां से, सिर्फ एक ही रीजन है उसका, इन दोनों के बीच में होने वाली रिलेटिव मोशन। बात समझ आई क्या? जब भी कॉइल और मैग्नेट एक दूसरे से संबंधित विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर मूवमेंट करेंगे, अब समझो मैग्नेट को स्टेबल रखा, कॉइल को उस तरह से मूव करा तो भी डिफ्लेक्शन दिखाया, दोनों को रिलेटिव मोशन करवाया तो भी डिफ्लेक्शन दिखाया। ना दोनों में से एक की किसी की भी मूवमेंट हो रही हो या सिर्फ एक की भी मूवमेंट हो रही हो तो भी डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो अब ये डिफ्लेक्शन डेफिनेटली होने का एक ही रीजन है, क्या रीजन है, रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट। समझ में आई? इतना क्लियर हुआ क्या? तो कॉइल एंड मैग्नेट की रिलेटिव मोशन की वजह से हमें करंट दिखा। इसके और अंदर घुसते हैं। अभी हमारे पास ये जो कॉइल हमने लिया हुआ है, ये जो कॉइल हमारे पास है, इस कॉइल को खुद का एक अपना मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। इस कॉइल को खुद से संबंधित एक मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, यानी वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकालेगी। बस समझ में आ रही है? हर कॉइल को खुद का मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ये कंसेप्ट ध्यान में रखना। और मैग्नेट अगर हमारे पास है तो मैग्नेट तो ऑलरेडी उसमें लाइंस ऑफ फोर्स है, तो मैग्नेट को भी खुद का क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है कि नहीं? मैग्नेट को भी खुद का मैग्नेटिक फ्लक्स है, बराबर है कि नहीं? अब जब तक इन दोनों में स्टेबिलिटी है, रिलेटिव मोशन नहीं है, तो ना इसका मैग्नेटिक फ्लक्स इसको डिस्टर्ब करेगा, ना इसका मैग्नेटिक फ्लक्स इसको डिस्टर्ब करेगा। डिस्टर्ब करने का मतलब कोई इफेक्ट नहीं होगा। पर जैसे ही रिलेटिव मोशन हुआ और मैग्नेट कॉइल की तरफ बढ़ा या कॉइल से दूर गया, या फिर मैग्नेट स्टेबल है, कॉइल करीब आई दूर गई, जैसे ही रिलेटिव मोशन शुरू हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल चेंज होना शुरू हुआ। whenever there is relative motion between coil and क्या, मैग्नेट, जैसे ही रिलेटिव मोशन शुरू हुआ, क्या हुआ, जैसे ही रिलेटिव मोशन शुरू हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल जो है उसमें चेंज हुआ। अरे बात समझ में आई क्या? भाई जैसे कि शादी में कोई लड़का लड़की गए हैं, मान लो, जब तक कोई देख नहीं रहा तो फर्क नहीं पड़ रहा, मान लो किसी ने देख लिया तो खुद का फ्लक्स बदल गया। समझ में आई कि नहीं बात? शादी में चले गए, किसी ने हंस के देख लिया, झूठा ही हंस के देख लिया, फिर भी कुछ होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बदल गया है कि नहीं? Magnetic flux associated with the coil changes whenever there is a relative motion between coil and magnet. तो जैसे ही coil and magnet के बीच में relative motion होगी, magnetic flux associated with the coil change होगा। ये सबसे important चीज यहाँ पे ध्यान में रखना।
क्योंकि हम अभी क्या ढूंढ रहे हैं, हमने देखा कि रिलेटिव मोशन की वजह से करंट फ्लो हुआ, क्योंकि डिफ्लेक्शन आया ना, हम ये ढूंढ रहे कि करंट क्यों आया, समझ रहे कि नहीं? तो करंट क्यों आया, इसके लिए हमको ये समझ में आया कि रिलेटिव मोशन जैसे ही होगा मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल चेंज होगा। अब change in magnetic flux of coil का जो मैग्नेटिक फ्लक्स बदला है उससे क्या हुआ, induces an electromotive force in a coil। इससे कॉइल में एक EMF E जनरेट हो गया, जनरेट नहीं हुआ, जबरदस्ती से आया, इंड्यूस हुआ। क्या उसके पास खुद के चार्जेस थे क्या? क्या हमने बैटरी सप्लाई की थी क्या? नहीं, हंस के देख लिया, जबरदस्ती से हंसना पड़ रहा है। रिलेटिव मोशन हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स बदला। एक्चुअली खुद का मैग्नेटिक फ्लक्स बदलने का मतलब है खुद का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, और कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं चाहता खुद का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करना। फिर भी रिलेटिव मोशन की वजह से उसका मैग्नेटिक फ्लक्स बदला, उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, और वो उसको अपोज करेगा, इसलिए उसमें क्या इंड्यूस हो गया। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, सबसे पहले ये ध्यान में रखना, ये किसकी वजह से हुआ? रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, उसकी वजह से चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ। मैग्नेटिक फ्लक्स बदलने से क्या इंड्यूस हो गया? ईएमएफ इंड्यूस हुआ। और सर्किट में अगर ईएमएफ इंड्यूस होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होगा, तो चार्जेस को सर्कुलेट करेगा, और जैसे ही चार्जेस सर्कुलेट होंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट। तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, उसी तरह से जबरदस्ती से करंट भी इंड्यूस हुआ। बस समझ में आई? बाहर से तो कोई चार्ज आया नहीं, बाहर से कोई हमने एनर्जी सप्लाई नहीं करी थी, पर रिलेटिव मोशन हुआ कॉइल एंड मैग्नेट के बीच में। जैसे ही रिलेटिव मोशन हुआ तो कॉइल का खुद का मैग्नेटिक फ्लक्स बदल गया। जैसे ही कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ, यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ, यानी पोटेंशियल इंड्यूस हुआ। और पोटेंशियल क्या करेगा? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट द चार्जेस। वो सर्किट में चार्जेस को फ्लो करेंगे और क्या जनरेट कर देंगे? करंट। इस फेनोमेनन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन घूमने लग गए ना, करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन घूमे, तो इंडक्शन ऑफ करंट किसकी वजह से? ड्यू टू इंडक्शन ऑफ ईएमएफ। किसकी वजह से? ड्यू टू चेंज इन, किसकी वजह से? ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या है? किसी भी सर्किट में, जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं कॉइल एंड मैग्नेट, दोनों के रिलेटिव मोशन की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स बदला, उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ, उसकी वजह से करंट इंड्यूस हुआ। द फेनोमेनन ऑफ इंडक्शन ऑफ करंट ड्यू टू इंडक्शन ऑफ ईएमएफ, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्या कंसेप्ट समझ में आ गई अच्छे से? अब आगे बढ़ो। अब फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या है फैराडेज लॉ? सबसे पहले क्या बता रहा है कि जब भी सर्किट में रिलेटिव मोशन होगा मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, तो क्या चेंज होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। बस समझ में? क्या चेंज होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, सो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ, और इसने क्या कर दिया? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस ईएमएफ इन अ कॉइल। ये सबसे पहला उसने लॉ दिया, यानी उसने क्या किया? उसने कॉइल में ईएमएफ किस वजह से इंड्यूस हुआ उसका उसने रीजन दिया फैराडे ने लॉ में। कॉज ऑफ इंडक्शन ऑफ ईएमएफ। पहला लॉ क्या बोल रहा है कि ईएमएफ क्यों इंड्यूस हो रहा है? क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। अब दूसरे लॉ में उसने क्या कहा? कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा?
दूसरे लॉ में वो बता रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली proportional to rate of change of magnetic flux. जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा उतना ही ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। ऑब्वियस है, मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा बदलने के लिए ज्यादा रिलेटिव मोशन होना चाहिए, स्पीड से भागना चाहिए मैग्नेट या कोई। सो ईएमएफ इंड्यूस्ड is directly proportional to rate of change of magnetic flux. फ्लक्स हमने phi से रिप्रेजेंट किया है, तो EMF इंड्यूस जो हुआ उसका रीजन है d phi, और इसका जो रेट ऑफ चेंज है जितना ज्यादा रहेगा उतना EMF इंड्यूस ज्यादा रहेगा। इसी को बोलते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब अगर हम इसको इक्वालिटी साइन में रखेंगे तो कांस्टेंट इनटू d phi by dt, तो एक्सपेरिमेंटली इस कांस्टेंट की वैल्यू 1 आती है, इसलिए फैराडे के लॉ को हम डायरेक्टली E is equal to d phi by dt ऐसा लिखते हैं। d phi यानी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स phi to minus phi 1, और ये चेंज इन टाइम है, सो E is equal to phi to minus phi 1 upon t। ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या समझ में आया? सिर्फ इतना ही है। पहले लॉ में उसने कहा कि EMF क्यों इंड्यूस हुआ, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। दूसरे लॉ में उसने कहा कि कितना इंड्यूस हुआ, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा उतना ही ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। सो E is equal to d phi by dt, E is equal to phi 2 minus phi 1 upon t। ये आ गया फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब हमें ऑलरेडी पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक इंडक्शन इनटू एरिया, अभी तो हमने देखा। तो phi 1 is equal to P1A1 और phi 2 is equal to P2। अगर हम यहाँ इस तरह से लिखेंगे तो ये फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? या फिर अगर हम इसको ऐसा लिखे d by dt ऑफ phi क्या है, BA आया ना, इसको प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो हमें प्रॉब्लम में क्या कंडीशन दिए है उस हिसाब से हम लॉ को इक्वेशनली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक बार अच्छे से पढ़ो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पहला लॉ क्या बता रहा है कि ईएमएफ किसकी वजह से इंड्यूस हुआ, तो वो हो गया चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। और सेकंड लॉ में हमें समझ रहा है कि कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ, सो ईएमएफ इंड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के हमने फार्मूले बनाए हैं, E is equal to d phi by dt। phi है मैग्नेटिक इंडक्शन इनटू एरिया, सो प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव यूज किया, या फिर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स phi 2 minus phi 1 लिया, V2A2 minus V1A1। इस तरह से हमने ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को बनाया। और अब यहाँ पे एक दिक्कत ऐसी है कि उसने कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ ये तो बता दिया, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा उतना ही ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये उसने बता दिया। पर ये जो ईएमएफ इंड्यूस है उसकी डायरेक्शन वो नहीं बता पाया, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि अगर मान लो, देखो ध्यान दे, ये कॉइल थी, ये एमीटर, और मैग्नेट इसके पास आया, टेम्पररी इसने रिफ्लेक्शन दिखाया, फिर रिलेटिव मोशन होते रहे, रिफ्लेक्शन दिखाते रहा। अब मान लो कि इस मैग्नेट के रिलेटिव मोशन के बाद यहाँ पे क्या इंड्यूस हुआ, ईएमएफ, मैग्नेटिक फ्लक्स बदला तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ। अब ये जो इंड्यूस हुई ईएमएफ है, मान लो ये इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो गया सर्किट में, करंट। अब मान लो इंड्यूस हुई ईएमएफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को सपोर्ट कर रहा है, जैसे इंड्यूस हुई ईएमएफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को सपोर्ट करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स और बदलेगा, ये और बदलेगा तो और ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ज्यादा करंट इंड्यूस होगा, फिर से ये सपोर्ट करेगा, ये और ज्यादा चेंज होगा,
और ज्यादा बढ़ेगा और ज्यादा बढ़ेगा। अब क्वेश्चन ऐसा है कि हमने चार्जेस कोई भी सप्लाई नहीं करे, एनर्जी कोई भी नहीं सप्लाई करी, फिर भी एनर्जी बढ़ रही है। ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अगेंस्ट है। और इसलिए हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब भी रिलेटिव मोशन की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको सपोर्ट नहीं करेगा, उसको क्या करेगा, अपोज। क्योंकि सपोर्ट करेगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, और अपोज करेगा तो ध्यान में आ जाएगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बराबर। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसने दी उसका नाम है लेंज। सो लेंजेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या लेंजेस लॉ को हम बोलते हैं मॉडिफाइड फैराडेज लॉ। उसने सिर्फ क्या कहा कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है। लेंज ने ये लॉ देते समय दोनों लॉ को सेम रखा है। उसने कहा है, सही बात है कि ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है, और जितना मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा उतना ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये लेंज ने भी लॉ में वैसे ही कहा, सिर्फ लेंज ने इतना ही ऐड करा कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करेगा, अपोज करेगा। बस इतना ही कहा। इसलिए लेंज लॉ में क्या आता है, लेंज लॉ में जब इक्वेशन बनाते हैं तो इक्वेशन यही रखते हैं, फैराडे लॉ का इक्वेशन रखते हैं, सिर्फ उस इक्वेशन में नेगेटिव साइन रख देते हैं। सो लेंज लॉ, यहाँ पे फैराडे का जो लॉ है वही लिखते हैं, और हम नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करेंगे। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को ईएमएफ अपोज कर रहा है, ऐसे शो कर रहा है। क्या ये बात क्लियर है? इतना क्लियर है क्या? आगे सपोज दैट हमारे पास कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर में से Q इतना चार्ज V इतने वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है। एक चार्ज Q है जो इस कंडक्टर में से V इतने वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है। इस कंडक्टर की लेंथ L मान लेते हैं। अब ये जो कंडक्टर है ऐसा मान के चलते कि ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, जिसकी डायरेक्शन V बार से थीटा एंगल बना रही है। लेट कंडक्टर इज कैरिंग ए करंट, और चार्ज लेते हुए उधर ध्यान देना है। लेट ए कंडक्टर कैरीज चार्ज Q with velocity V बार से, ठीक है। एक कंडक्टर में से Q इतना चार्ज फ्लो हो रहा है, V बार इतनी स्पीड से। लेट कंडक्टर placed in external magnetic field V bar such that angle between V bar and V bar is theta। यानी इस कंडक्टर में से Q इतना चार्ज फ्लो हो रहा है जिसकी वेलोसिटी मैग्नेटिक इंडक्शन से V बार इतना एंगल बना रही है। अगर ऐसा है तो इस कंडक्टर पे फोर्स एक्ट होगा, इस कंडक्टर पे फोर्स एक्ट होगा, और वो जो फोर्स एक्ट होगा दैट विल बी द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ Q इनटू V बार क्रॉस V बार। इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ V बार क्रॉस V बार। क्या बात समझ में आई? इसको बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। कौन सा फोर्स बोलते हैं? लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स क्या है? एक चार्ज है Q जो V बार इतने स्पीड से जा रहा है। इसको कहाँ पे रखा है हमने? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। अगर ऐसा है तो इस चार्ज पर F इतना फोर्स एक्ट होगा, और वो F इतना फोर्स Q इंटू V बार क्रॉस V बार कितना होगा। बात समझ में आई? अरे हाँ ना। इसी फॉर्मूले को अलग तरह से देखते हैं। मान लो चार्ज की जगह हम करंट मान लेते हैं। लेट करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर। करंट तो स्केलर क्वांटिटी है, तो कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है। ये कंडक्टर मैग्नेटिक इंडक्शन में रखा है, और ये जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है ये मैग्नेटिक इंडक्शन से थीटा एंगल बना रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी ने मैग्नेटिक इंडक्शन से थीटा एंगल बनाया था,
दूसरे फॉर्मूले हम देख रहे हैं कि जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है करंट एलिमेंट वो मैग्नेटिक इंडक्शन से थीटा एंगल बना रहा है। ऐसा अगर है तो सेम फोर्स F बार इस पे एक्ट होगा और वो F होगा I इंटू ब्रैकेट L बार क्रॉस B बार। इस तरह से हम लिखते हैं। ये भी लॉरेंट्ज फोर्स से दोनों सेम है। लॉरेंट्ज फोर्स क्या है, क्या बात समझ में आ रही है? फिर से समझाता हूँ, देखो ध्यान दें। हमारे पास एक कंडक्टर है जिसमें से Q इतना चार्ज B इतने वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है। मान और ये जो कंडक्टर है इसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B बार में रखा है जो V बार से थीटा एंगल बना रहा है। अगर ऐसा है तो इस कंडक्टर पे इन दोनों को परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट होगा F बार, और वो F बार हम देंगे चार्ज इनटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक इंडक्शन। दिस इज कॉल्ड एज लॉरेंट्ज फोर्स। इसी को हम अलग फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि चार्ज फ्लो हो रहा है यहां से, इसका मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। तो चार्ज फ्लो हो रहा है इसका मतलब भी क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। अब वेलोसिटी की जगह इस कंडक्टर की लेंथ जो है L बार उसका एंगल ले लेंगे। तो इसी फॉर्मूले को हम ऐसा लिख सकते हैं I इंटू ब्रैकेट L बार क्रॉस, दोनों ही सेम फॉर्मूले, दोनों को कहा जाता है लॉरेंट्ज फोर्स। व्हेनेवर a charge is flowing through the conductor which placed in a magnetic field at an angle theta, then it is acted upon by force F bar, that is Q V bar cross B bar, और F bar is equal to I L bar cross B bar। तो मैग्नीट्यूड में कैसा लिखेंगे हम, मैग्नीट्यूड में ऐसा लिखेंगे F इज इक्वल टू Q V B sin थीटा और F इज इक्वल टू B I L sin थीटा। Sir, general formula for magnitude of force acting on the charge moving in a external magnetic field। एक चार्ज है, जो चार्ज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है उस पर एक्ट होने वाला है फोर्स, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने वाले चार्ज। अब मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, तो थीटा 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब जब चार्ज की वेलोसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन एक्सटर्नल एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे तो थीटा 0 हो जाएगा। तो साइन थीटा 0। जब मैग्नेटिक इंडक्शन और वेलोसिटी पैरेलल हो जाएंगे तो थीटा 0 हो गया ना इनका, थीटा 0 तो साइन 0 0, यानी कोई भी फोर्स काम नहीं करेगा। यानी जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में जाएगा तो उस पर फोर्स एक्ट नहीं होगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं, थीटा 0 हो जाएगा ना। जब भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में बढ़ेगा तो उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा। पर अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर हुआ, यानी V बार जो है मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर हुआ तो साइन 91 ये मैक्सिमम हो गया। तो F भी क्या हो जाएगा, मैक्स B I L और Q भी। जब भी मैग्नेटिक इंडक्शन चार्ज के वेलोसिटी को या मैग्नेटिक इंडक्शन लेंथ ऑफ द कंडक्टर को परपेंडिकुलर होगा तो मैक्सिमम फोर्स BIL और QEB एक्ट होगा। इसी से हमने अभी फॉर्मूला लिखा था थोड़ी देर पहले, B इज इक्वल टू F अपॉन IL। आई बात समझ में? तो इसको बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। और एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मूविंग चार्ज होता है, जो मूविंग चार्ज होता है वो मूविंग चार्ज, ये थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। रेस्ट चार्ज, जो चार्ज है ट्रेस होता है वो सिर्फ मैग्नेटिक, वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकता। जो चार्ज रेस्ट में है दैट कैन प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉट मैग्नेटिक फील्ड। बट जो चार्ज मूवमेंट कर रहा है, मोशन में है, तो वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। आई बात समझ में? मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस करेगा, Q इंटू ब्रैकेट V बार क्रॉस B बार, जो मूविंग चार्ज है वो, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा Q इंटू E बार। आई बात समझ में? अरे क्लियर हो रहा है क्या? ये फोर्स है
मोशन, जब ये मोशन में आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो इतना फोर्स इस पे काम करेगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो इतना फोर्स इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा। यानी जब मोशन में रहेगा तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनेंगे, तो नेट फोर्स इन दिस केस इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स। इसी को मेनली बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। ये बात समझ में आई? अरे कुछ नहीं, एकदम सिंपल। जब भी चार्ज मोशन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा, और अगर ऐसा होगा तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट होगा। मैग्नेटिक फोर्स इतना, इलेक्ट्रिक फोर्स इतना, सो रिजल्टेंट फोर्स दोनों के एडिशन करेंगे। अरे बात समझ में आई क्या? देख लो अच्छे से प्रॉब्लम।